अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम लोग लिवर एब्सेस कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने पायोजेनिक लिवर एब्सेस की बात की और अमेबिक लिवर एब्सेस की बात की, जिसमें हमने मेन डिफरेंस क्या देखा, सिंगल एब्सेस का और मल्टीपल एब्सेसिस का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रेटेड लिवर डिजीज़। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। बेसिकली ये जो लिवर डिजीज़ है ना, बेसिकली अनकॉमन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर इनको ट्रीट ना किया गया तो ये मोर्टेलिटी कॉज करवा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रेटेड लिवर डिजीज़ बेसिकली हमारे पास किस वजह से हो रही होती है? टेप वॉर्म के लार्वा की वजह से होती है। टेप वॉर्म जो कि हमारे पास एक सेस्टोड है, लार्वा फॉर्म ऑफ सेस्टोड की वजह से हो रही होती है, और उसमें हमारे पास इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस मेनली इन्वॉल्व होता है। इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस ये किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है बेसिकली ग्रैनुल, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है ना लिवर को अफेक्ट करता है, फिर लंग को अफेक्ट करता है, फिर बोन को और फिर ब्रेन को। तो मेनली जो है ना हमारे पास ये लिवर को कर रहा होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हाइड्रेटेड लिवर डिजीज़ पढ़ रहे हैं। वैसे तो ये काइनोकोकस ग्रैनुलोसस हमारे पास किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। तो क्लिनिकल फीचर पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? बेसिकली ये जो है ना हमारे पास क्या करवाती है, ये सिस्ट फॉर्म करवा देती है लिवर में, लंग में, बोन में और ब्रेन में। ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकती है और सिम्प्टोमेटिक भी हो सकती है। सिम्प्टोमेटिक में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को एक पेनफुल मास मिलेगा लिवर पे। पेशेंट कहेगा कि मुझे पेनफुल मास है एट द साइट ऑफ लिवर, राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन में। ठीक है, वो ये तो नहीं कहेगा लिवर में, लेकिन राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन में कहेगा उसको एक पेनफुल मास है। और ये प्रेजेंट कैसे करेगा? पेशेंट में भी एक्यूटली प्रेजेंट कर सकता है। इन द एक्यूटली किस तरीके से प्रेजेंट करेगा? एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक की तरह प्रेजेंट कर सकता है ड्यू टू द रप्चर ऑफ सिस्ट। ठीक है, मेनली जो है ना अगर हमारे पास पेशेंट आ गया है तो वो पेनफुल मास की तरह प्रेजेंट करेगा, या फिर उस पेशेंट को पता ही नहीं था वो जो है ना उसको हाइड्रेटेड लिवर डिजीज़ थी, सिस्ट डेवलप थी, और जो है ना अब वो आपके पास किस तरीके से आ रहा है कि वो जिसकी सिस्ट थी ना वो रप्चर हो गई है। रप्चर होने के बाद जो है ना वो एज ए एनाफाइलेक्टिक शॉक की तरह आपको प्रेजेंट करेगा। ठीक है, डायग्नोसिस किस बेसिस पे करनी है हम लोगों ने? क्या इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी? सीबीसी करवाएंगे, उसमें हम लोग को ईजनोफीलिया मिलेगा। ईजनोफीलिया, ठीक है। उसके अलावा सीरोलॉजी करवाएंगे, तो सीरोलॉजी में हमें कैसोनी टेस्ट जो है ना पॉजिटिव मिलेगा। उसके अलावा इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट हम लोग इसमें सीटी स्कैन कराएंगे ताकि हमें पता चल सके कि किस तरीके की लीजन है। हम लोग को क्या मिलेगी? स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन मिलेगी जिसकी स्मूथ आउटलाइन होगी, इसमें सेप्टास प्रेजेंट होंगी। ठीक है, इसके अलावा हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो ट्रीटमेंट में हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग देते हैं इन पेशेंट्स को अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल ये सब देते हैं फॉर 30 डेज के लिए देते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास मेडिकल थेरेपी फेल हो जाती है, या फिर सिस्ट बहुत बड़ी है, या सिस्ट रप्चर कर गई है, तो हम लोग या फिर हमारे पास सिस्ट के ज़्यादा चांसेस हैं रप्चर होने के, तो फिर हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे? ERCP करेंगे, एंडोस्कोपिक रेट्रोकोलेंजियोपेग्राटोग्राफी करेंगे, जो कि हमें दिखाएगी कि सिस्ट में और बाइल डक्ट में क्या रिलेशन है। अगर वहाँ पे सिस्ट और बाइल डक्ट के दरम्यान रिलेशन है, कनेक्शन है बिटवीन है, तो वो जो है ना सिस्ट को वहाँ से निकाल देंगे, रिमूवल ऑफ सिस्ट कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास हमने ERCP करी और वहाँ पे हमें कोई कनेक्शन नहीं दिखा सिस्ट और बाइल डक्ट में, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ये तो जब करेंगे रिमूवल ऑफ सिस्ट जब हमारे पास कनेक्शन होगा बिटवीन बाइल डक्ट एंड सिस्ट के दरमियान। ठीक है, अगर हमने ERCP करी और हमें कोई कनेक्शन नहीं मिला, नो कनेक्शन बिटवीन बाइल डक्ट एंड सिस्ट, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक निमोनिक है पेयर का वो करेंगे। अब ये पेयर क्या है? बेसिकली P स्टैंड फॉर पंक्चर ऑफ सिस्ट। सिस्ट को पंक्चर करेंगे, फिर उसकी एस्पायरेशन कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इंजेक्शन लगाएंगे 100% इथेनॉल का या फिर हाइपरटोनिक सलाइन। ठीक है, और फिर R स्टैंड फॉर री एस्पायरेशन करेंगे आफ्टर 25 to 30 मिनट्स।
अच्छा, अगर हमारे पास कनेक्शन होगा बाइल डक्ट और सिस्ट का तो फिर हम वहीं से सिस्ट को रिमूव कर देंगे, और अगर हमारे पास कोई कनेक्शन नहीं होगा बाइल डक्ट और सिस्ट में तो फिर हम लोग ये करेंगे, पंक्चर करेंगे सिस्ट को, एस्पायरेशन करेंगे, इंजेक्शन देंगे और री एस्पायरेशन कर देंगे। ठीक है, तो मेनली आपने हाइड्रेटेड लिवर डिजीज़ में आपको एक बात बताऊँ कि जो डिजीज़ भी क्यों हमारे पास वर्म इन्फेस्टेशंस हों या वर्म इन्फेस्टेशंस हों तो उनमें हमारे पास ज़्यादातर फाइंडिंग्स जो है ना सीबीसी में ईज़नोफिलिया मिलता है। ठीक है, अब आपने कहीं भी अगर आपने सीबीसी करवाई है और आपको ईज़नोफिलिया मिल रहा है तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि कोई भी हमारे पास वर्म इन्फेस्टेशंस हो सकती है, कोई भी वर्म रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है, कोई भी वर्म हो सकता है। ठीक है, अब तक तो हमारी सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई हैं इम्पॉर्टेंट जो कि अक्सर पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लिनिकल में भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे, एक हमारे पास डिजीज़ है एड्स की, एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एड्स की, इसके बाद हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़ कंप्लीट हो जाएगा, फिर इंशाअल्लाह ताला फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में अपना GIT स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट।